हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 23 नवंबर के एडिटोरियल डिस्कशन में। सुमित सर के एब्सेंस में मैं आपके साथ एडिटोरियल आज डिस्कस करने वाला हूं। आज जो हम आर्टिकल देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम वेस्ट एशिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जहां पर जो इसराइल और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट है, इसराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे वो जानेंगे। प्लस एआई और टेक्नोलॉजी में कैसे कुछ कंपनीज की मोनोपोली हो रही है, उसे कैसे तोड़ना इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म सेक्टर में गवर्नमेंट को क्या करने की रिक्वायरमेंट है, क्या चेंजेस की जरूरत है और क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन पहले आर्टिकल के साथ, जो बात करेगा वेस्ट एशिया के बारे में। वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट है, ये टॉपिक क्लियरली पेपर 2 में आईआर का सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट वहां इसको बनाता है। एक चीज समझिए कि पहली बात, वेस्ट एशिया क्या कौन सा रीजन है। वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट दो नाम आप सुनते होंगे, क्या दोनों अलग अलग है? तो असल में दोनों एक ही हैं। असल में सही नाम इसका क्या है, तो वेस्ट एशिया है। अगर अगर आप एशिया के मैप को देखो तो साउथ एशिया में कौन आता है? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, हम लोग साउथ एशिया के पार्ट है। साउथ से अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको जापान वगैरह मिलेगा, ठीक है। लेकिन एशिया के वेस्ट में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये इलाका, जो ये इलाका है इसे कहते हैं वेस्ट एशिया, ठीक है। ज्योग्राफिकली ये वेस्ट एशिया है, लेकिन यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूरोप अगर वहां जहां यूरोप खड़ा है वो अपने आप को देखता है तो उनके हिसाब से ये उनके मिडिल ईस्ट में पड़ता है, इसलिए वो उसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। लेकिन असल ज्योग्राफी में ये वेस्ट एशिया ही कहलाएगा ज्योग्राफिकली। लेकिन क्योंकि उनके हिसाब से ये उनके कंट्री के वेस्ट में है, मिडिल ईस्ट में है, तो वो उसको मिडिल ईस्ट कहेंगे। तो इसीलिए दो नाम पड़ गए। असली इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है वेस्ट ऑफ एशिया, लेकिन फ्रॉम यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू कहां पर है ये? मिडिल ईस्ट में है, तो वो इसको मिडिल ईस्ट कहने लग गए। और क्योंकि गोरों का यूरोपियंस का दबदबा है तो हम भी इसे यही कहने लग गए। अब यहां पर अक्टूबर 2023 के बाद से एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है, जिसके कई सारे इंप्लीकेशन है, खासतौर पर जियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशन है, जो हम अक्सर नहीं पढ़ पाते। क्या वजह है और इसकी वजह से क्यों और वॉर्स और चीजें खराब होती जा रही है, जरा उसको समझते हैं। मिडिल ईस्ट की क्राइसिस हाल में कब शुरू हुई? 7 अक्टूबर को अटैक किया था पैलेस्टीनियन इस्लामिक जहाद और हमास ने इसराइल के ऊपर, ठीक है। अब जरा ना मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाता हूं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस वजह से है। आपको बेसिक चीजें पता ही होंगी, फिर भी थोड़ा मैं रिवाइज करवा देता हूं। देखो, इसराइल और पैलेस्टाइन का इशू जो है ना, मिडिल ईस्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट आप देखते हो उसमें दो चीजें प्ले करती हैं। एक है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजन या फिर स्टेट, कि भाई पैलेस्टीनियन स्टेट की बात यहां पर होती है कि हम एक नया देश बनाएंगे, तो यहां कॉज ऑफ पैलेस्टाइन की बात आती है कि भाई एक पैलेस्टीनियन स्टेट बनना है। एक ऐसी जगह है जो इस्लाम की लिए तीसरी सबसे उनके लिए पाक जगह है, सबसे होलीस्ट, थर्ड होलीस्ट साइट है उनकी। और पैलेस्टीन एक ऐसी जगह है जहां पर क्रिश्चियंस का और यहूदियों का भी सबसे एक होलीस्ट साइट में से एक ये माना जाता है। तो ये पैलेस्टीन स्टेट की डिमांड जब आती है तो सारी मुस्लिम कंट्रीज, सारी अरब कंट्रीज, शिया हो सुन्नी हो, वो सब पैलेस्टीन का समर्थन करते हैं। और यहां इनका मुकाबला है किसके साथ? इसराइल के साथ, ठीक। तो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन के असल में अभी दो हिस्से हैं, एक है गाजा और दूसरा है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक के ऊपर जो ग्रुप रूल करता है उसका नाम क्या याद है ना आपको? वेस्ट बैंक के ऊपर फाता रूल करता है, फाता नाम का ग्रुप, यहां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। लेकिन वेस्ट बैंक का रीजन जो है, इसके ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल अभी भी इसराइल का है। वो कभी अपनी मिलिट्री यहां भेज के कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो उसे कंट्रोल कर सकता है। गाजा एक ऐसी जगह है जहां पर बिल्कुल भी इसराइल का हस्तक्षेप नहीं है, और यहां पर एक ग्रुप का कंट्रोल है जिसका नाम है हमास। हमास का कंट्रोल है गाजा के ऊपर, और हमास ने ही अटैक किया था इसराइल के ऊपर, और उस अटैक के बाद युद्ध और बढ़ता चला गया। यहां पर कुछ लोग हैं जो इसके समर्थक हैं। अब देखिए, जब मैं पैलेस्टाइन की बात करूं तो सारी इस्लामिक कंट्री एटलीस्ट को मौखिक रूप से इनवर्बली सपोर्ट करेंगे, कोई इसके विरोध की बात नहीं करता। तो वो सब काफी सॉफ्ट है हमास के प्रति। लेकिन हमास एक ऐसा ग्रुप है जिसको डायरेक्टली ईरान सपोर्ट करता है। और फिर यहां बात आती है दूसरे कॉन्फ्लिक्ट की, जहां पर इस्लामिक वर्ल्ड में शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है, जहां पर डोमिनेशन की बात है कि शिया कंट्रीज डोमिनेट करेंगे या सुन्नी कंट्री डोमिनेट करेगी। शिया कंट्रीज का सबसे बड़ा कोई लीडर है तो वो है ईरान, जिसमें की मेजोरिटी भी शियाज है और जो अपने आप को पुश करना चाहता है इस्लामिक वर्ल्ड में एज ए लीडर। सुन्नी कंट्रीजों को लीड कर रहा है तो वह है सऊदी अरेबिया। और जो अरब वर्ल्ड है लगभग पूरी तरह से सुन्नी डोमिनेटेड है। इवन पाकिस्तान में मेजोरिटी सुन्नीज है, इंडिया में मेजोरिटी सुन्नी ग्रुप्स हैं इस्लाम के। लेकिन शियाज को कोई लीड कर रहा है तो ईरान। तो ईरान जहां कहीं भी शिया मिलिटेंट ग्रुप है या जहां कहीं भी शिया रूलर्स हैं, उनको सपोर्ट जरूर करता है। तो अगर आप इस मैप को देखो, ये रहा ईरान, अफगानिस्तान के बाद यहां ईरान आता है। ईरान एक शिया कंट्री है, ये यहां से इराक में जो गवर्नमेंट है वो चाहता है कि शिया डोमिनेटेड है, उनको सपोर्ट करता है। सीरिया में हालांकि
शिया मेजॉरिटी कंप्लीटली नहीं है, लेकिन यहाँ के जो रूरल है वो है असद अल बशर, तो असद को भी ईरान सपोर्ट करेगा, ईरान में भी इस शिया ग्रुप को सपोर्ट करेगा। यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ यमन है, यहाँ पर भी जो शिया ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करता है ईरान, और खासतौर पे उनके हाउती रिबल्स को खड़ा करता है, और हाउतीज ने एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे कब्जा कर लिया है। अगर आप यहाँ लेबनान में आ जाओ तो यहाँ पर शिया, सुन्नी और क्रिश्चियन तीनों लगभग बराबरी मात्रा में उपलब्ध हैं, बराबर मात्रा में रहते हैं। तो लेबनान में भी एक शिया ग्रुप को ईरान ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया जिसका नाम है हिजबुल्लाह। तो ये सारे के सारे एक साथ इसराइल के खिलाफ लगे रहते हैं। यानी हमास का जब इस बार हमला हुआ तो हमास को खुल के सपोर्ट किया जिन ग्रुप्स ने, उनमें था हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह कहां पर ऑपरेट करता है? लेबनान में। लेबनान कहां है? इसराइल के ठीक ऊपर, ठीक है। हाउतीज कहां है? यमन में। यमन कहां पर है? रेड सी के बिल्कुल नीचे। इसके अलावा आप अक्सर सुनेंगे इसराइल ने आज बमबारी करके सीरिया और इराक के एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया या उनके एयरपोर्ट को उड़ा दिया। ये सब जो ग्रुप्स हैं एक तरह से काम करते हैं किसके इशारे पे? ईरान के इशारे पे। ईरान इनको मिलिट्री विंग सपोर्ट करता है। ईरान का एक ग्रुप है IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये एक उनकी आर्मी का सेक्शन है जो केवल युद्ध को ही देखता है। तो ईरान की आर्मी का एक सेक्शन ऐसा है जो केवल बाहर के देशों में लड़ाई लड़ता है, मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करता है। तो जितने शिया ग्रुप्स हैं, याद रखिए ये सारे के सारे शिया ग्रुप्स हैं, ठीक है। बट हमास इज नॉट अ शिया ग्रुप, इट इज स्टिल अ सुन्नी ग्रुप, बट स्टिल उसको सपोर्ट करता है, ये दिखाने के लिए ईरान कि देखो कैसे हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं और बाकी लोग पीछे हट रहे हैं। ये चीज समझ गए? आई होप क्लियर है। अब एक चीज और समझो, ईरान का नंबर 1 दुश्मन कोई है तो वो यूएसए है। यूएसए ने ईरान के ऊपर लगाए हुए हैं सैंक्शंस कि भाई ईरान में कोई काम नहीं कर सकता, और यूएसए का फ्रेंड कोई है तो इसका फ्रेंड कौन है? इनका फ्रेंड है सऊदी अरेबिया। यानी यहां पर है फ्रेंडशिप, ठीक, और यहां पर है दुश्मनी। तो ये इनका दोस्त है, इनका दुश्मन है। अब देखो ये दोनों दोस्त हैं, ये इनका दुश्मन है, और यहां इसराइल का भी यूएसए दोस्त है। तो ये चीजें चलती कैसे हैं? चलती ऐसे हैं कि ईरान कुछ समय में सऊदी अरेबिया के लिए बड़ा थ्रेट बन गया था, इतना बड़ा थ्रेट कि सऊदी अरेबिया और अरब की कंट्रीज ने ईरान को भूल के, इसराइल को भूल के ईरान पर अपना फोकस रखा था। उनका मानना था कि उनके लिए अब ईरान बहुत ज्यादा खतरा बनता जा रहा है। ईरान के इतने सारे मिलिटेंट ग्रुप्स पूरे वेस्ट एशिया में एक्टिव हैं, तो उनको लगता था कभी भी हम पे हमला ना कर दे। तो इसलिए उन्होंने इसराइल के साथ दोस्ती थोड़ी डेवलप करनी स्टार्ट हो गई की थी, और अरब कंट्रीज ने कुछ समय पहले अब्राहम अकॉर्ड्स किए थे। अब्राहम अकॉर्ड्स होने के बाद ये साबित होता दिख रहा था कि शायद जितनी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, अरबिक कंट्रीज हैं, वो एक एक करके इसराइल के साथ अपने संबंध को नॉर्मलाइज कर रही हैं, और इसराइल के साथ संबंध नॉर्मलाइज होंगे, यहाँ पर ट्रेड बढ़ेगा, तो शायद पैलेस्टीनियन कॉज काफी कमजोर होती चली जाएगी। लेकिन ईरान को पैलेस्टाइन के अलावा ये भी दिक्कत थी कि अगर फिलिस्तीन की बात होती है तो वो हो, लेकिन क्या ये सब अगर एक साथ हो जाएंगे तो उनको कितना बड़ा नुकसान होगा। इसका मतलब था कि इस पूरे इराक में, सीरिया में, यमन में कभी ना कभी उनको हारना पड़ता। तो इस चक्कर में उसके विरोध में भी थे। तो ये इसका बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। तो इसलिए जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ उसका फायदा सबसे ज्यादा ईरान को हुआ है, क्योंकि युद्ध था पैलेस्टाइन कॉज के लिए। तो जब ये युद्ध हुआ उसके बाद से सभी देशों को इसराइल के खिलाफ बोलना पड़ रहा है, और इसराइल ने बहुत ज्यादा आक्रामक रुख इख्तियार किया। इसलिए इससे इस्लामिक वर्ल्ड की सारी कंट्रीज एक साथ आती दिख रही हैं, और ईरान अपने आप को स्ट्रांगली दुनिया के सामने प्रेजेंट भी कर पा रहा है, ठीक है। ये है इसकी कहानी। तो ये जब जंग शुरू हुई तो भाई कैसे स्टार्ट हुई भाई गाजा से यमन ने हमास ने हमले किए, लेकिन उसके बाद लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट किया, यहां से हौतीज ने रॉकेट मारने स्टार्ट किए। तो ये वॉर इस तरह बढ़ती चली गई, और सपोर्ट कौन कर रहा है इसको? IRGC। और क्योंकि इस वॉर में ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इन सबको सपोर्ट करता है, ये वॉर लेबनान तक फैल गई, ये वॉर और आगे बढ़ गई, सीरिया तक फैल गई, वहां भी फायरिंग हुई, अटैक्स हुई। तो इसका इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा? अब देखो इंडिया पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मिडल ईस्ट में इंडिया के लिए दोनों ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान के साथ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि ईरान हमारा एक टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर हुआ करता था। खासतौर पर ईरान को हम बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करते थे, जैसे आप देख लो स्पाइसेस, चावल, फूड, इन सब चीजों को हम एक्सपोर्ट किया करते थे। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से और कनेक्टिविटी के हिसाब से ईरान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है भाई? अगर देखो ईरान की लोकेशन आप इस मैप में देखो, अगर इंडिया को मिडिल ईस्ट तक जाना है तो ईरान के थ्रू रूट बनता है, लेकिन इंडिया को अगर सेंट्रल एशिया पहुंचना है जहां पर बहुत सारा यूरेनियम है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो वो ईरान के थ्रू पहुंच सकता है। इंडिया अफगानिस्तान ईरान के थ्रू पहुंचना चाहता है, इंडिया रशिया के लिए रूट बना रहा है, वो भी ईरान के थ्रू जा रहा है। ये जो कॉरिडोर है इसका नाम है
मैं बार बार एक ही चीजें बोल रहा हूँ। इसका नाम है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो ईरान से होते हुए रशिया तक जाता है और भारत तक पहुंचता है ये। इसके अलावा एक ही रूट है जो अफगानिस्तान तक जाता है। जो चाबहार हमने पोर्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, उस पोर्ट से हम अफगानिस्तान तक रूट डेवलप कर रहे थे। तब तो वहाँ हमारी दोस्ती की एक सरकार थी जो सिविलियन गवर्नमेंट थी। इंडिया ईरान से सेंट्रल एशिया भी कनेक्ट करना चाह रहा है, तो यानी इंडिया के लिए कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत रेलेवेंट है ईरान। ईरान के थ्रू ही हम अपनी ट्रेड को और बढ़ा पाएंगे, बाकी मार्केट्स तक पहुंच पाएंगे। ईरान के साथ हम बहुत सारा एक्सपोर्ट भी करते थे, प्लस ईरान हमारा एक रिलायबल एनर्जी पार्टनर भी था। और याद रखिए, ईरान के बाद दुनिया में सर्वाधिक शिया पॉपुलेशन कहीं है तो वो इंडिया में ही है। तो सोशली भी, कल्चरली भी, ट्रेड वाइज भी, इकोनॉमिकली भी और कनेक्टिविटी के लिहाज से भी इंडिया का एक क्लोज पार्टनर था। प्लस क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है और पाकिस्तान में शियाज के साथ बहुत अन्याय होता है, तो ईरान दबाव बना के रखता था पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर बनाने के लिए अच्छा टैक्टिक दे सकता है। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट पार्टनर है ईरान, हम इसको छोड़ नहीं सकते। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के बाकी देश जो हैं, खासतौर पे अरब कंट्रीज जो हैं, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जो कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, यहाँ पर इंडिया के बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं। एक तो पहले यहाँ से बहुत ज़्यादा हमारा ट्रेड होता है। UAE के साथ 100 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड है। सऊदी अरब के साथ हमारा ट्रेड बहुत है, 20 बिलियन के आसपास पहुंच गया था, 25 बिलियन प्लस। अगर आप देखो तो रिसेंट टाइम में हमने ओमान वगैरह के साथ भी ट्रेड काफ़ी डेवलप किया है। प्लस हमारा एनर्जी सप्लाई अभी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से ही आता है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहीं से पूरी होती है क्योंकि ईरान के ऊपर तो सैंक्शन लगे हुए हैं। इसके अलावा भारत में 100 बिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की हुई है, UAE ने भी और सऊदी अरब ने भी। इंडिया के बहुत से लोग वहाँ काम करने जाते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट जरिया है वो, जहाँ से इंडिया में रेमिटेंसेज आते हैं, यानी डॉलर्स इंडिया आते हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो रीजन। तो एक तरफ जहां एक ऐसा देश है कि भविष्य में अगर आपको और एरियाज तक पहुंचना है, अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, कनेक्टिविटी बढ़ानी है, तो ईरान चाहिए। और बाकी देश आपको ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक रिलेशंस, एनर्जी कॉपरेशन, इवन इंडिया पूरे रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी बनना चाहता है। इसलिए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीजन। तो इसलिए भारत चाहता है कि भाई यहां पर शांति रहे, क्योंकि भारत को मिलता है यहां से ऑयल। अब मिडिल ईस्ट में हो क्या गया कि भारत में जैसे जैसे यहाँ विवाद बढ़ता है, भारत के लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं। अगर यहाँ कुछ भी खराब होगा तो पहला क्या होगा, हमारा रिमिटेंस इंपैक्ट हो जाएगा क्योंकि लोगों को काम नहीं मिलेगा। प्लस दिक्कत ये कि हमारा जो एनर्जी फ्लो है वो बिगड़ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर युद्ध स्टार्ट होता है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ऑयल शिप जो यहाँ मान लो यमन में यहाँ हौती बैठे हुए रॉकेट फायर कर रहे हैं, तो रेड सी से जो ऑयल आ रहा है वो तो आ नहीं पाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पर पर्शियन गल्फ में कुछ हंगामा हो गया तो यहाँ से जो ऑयल निकलता है वो भी नहीं निकल पाएगा, तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी। इंडिया की इकोनॉमी पे उसका गलत इंपैक्ट होगा, एनर्जी फ्लो खराब हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हमारी रुक जाएंगी क्योंकि वहां से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारे लिए वो सब महंगा हो जाएगा, यानी हमारे देश में इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति हो जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो यानी आपकी जेब पर बहुत भारी असर होगा, अर्थव्यवस्था में बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इंडिया से इन्वेस्टमेंट भी कम हो सकती है क्योंकि इनके देश को अपने ही पहले सिक्योर करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए जब आप पढ़ते हो तो इन सभी डायमेंशंस को आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब इकोनॉमिक पार्टनर, ट्रेड पार्टनर, इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, टूरिज्म पार्टनर भी आपके हैं बहुत बड़े लेवल तक। तो इसलिए भारत के लिए पूरा रीजन सिक्योर करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने इस कॉरिडोर के बारे में बताया, तो ये वो कॉरिडोर है INSTC जो इंडिया का रशिया से जोड़ेगा। तो ये रेलवेज दोनों यहां से चलेंगे, तो काफी ज्यादा इंडिया को सेंट्रल एशिया, रशिया से सीधा कनेक्शन देने के बाद भारत वहां से यूरेनियम खरीद सकता है, वहां अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकता है। चाबहार पोर्ट को इंडिया ने इसलिए बंदर अब्बास के पास यहाँ चाबहार पोर्ट को इंडिया ने विशेष तौर पर डेवलप ही इसलिए किया था कि एक तो हम इससे सेंट्रल एशिया कनेक्ट कर पाएंगे, हम इससे अफगानिस्तान को कनेक्ट कर पाएंगे, तो हमारा जो माल है वहां तक पहुंचेगा, मार्केट डेवलप होगा। और इंडियन पोर्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने जो जॉइंट वेंचर किया था JNPT और KPT के साथ कि भाई चाबहार पे जो कंटेनर टर्मिनल फैसिलिटी है उसको हम ऑपरेट भी करेंगे, और इंडिया अभी ऑपरेट कर भी रहा है। तो ये वो रूट था जिसके तहत हमने हाईवे बिल्ड किया था कि जराज दिलराम हाईवे से कहते हैं, कि यहाँ से काबुल तक जाता और पूरी तरह से कनेक्ट करता इंडिया को अफगानिस्तान से। लेकिन अफगानिस्तान में जैसे तालिबान आया तो हम वो संबंध थोड़ा पीछे खींच बैठे, तो वो काम हुआ नहीं। पर फिर भी ये आपको पता लग गया इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको सारे डायमेंशन पता है, क्या क्या एरियाज आपको डिस्कस करने हैं। अब मुद्दा आता है कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केवल ईरान नहीं, रिसेंट टाइम में भारत के संबंध अमेरिका के साथ अच्छे हैं, भारत के संबंध इजराइल के साथ भी सुधरे। 1990 से पहले इंडिया इजराइल के साथ पब्लिकली रिलेशंस नहीं रखता था, लेकिन बाद में रिलेशंस डेवलप होने स्टार्ट हुए। और मैंने आपको बताया अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड में UAE और कई ऐसी कंट्रीज ने इजराइल के साथ में संबंधों को नॉर्मलाइज कर लिया था।
यानी संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हो गए थे। एक बार अब्राहम अकॉर्ड हुआ, उसके कुछ दिनों बाद ही एक ग्रुप यहां बना जिसका नाम था I2U2। इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, इन 4 देशों का ग्रुप था जो बात करते सिक्योरिटी और डिफेंस और इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर। यानी भारत यहां पे भी कनेक्टिविटी के ऊपर काम कर रहा था। और एक और चीज डिक्लेयर हुई थी जो थी आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये डेवलप किया गया था कि भारत से, क्योंकि होता ये था ना कि जब इसराइल में लड़ाई होती रहती थी तो यहां से स्वेज कनाल से रास्ता काफी डिस्टर्ब रहता था, तो एक और रास्ता बनाने की जरूरत थी जो इन वॉर से बचा रहे। तो डील ये हुई थी कि ईरान, इसमें ईरान तो नहीं है, लेकिन इंडिया से यूएई, यूएई से आप सऊदी अरेबिया जाओगे, वहां से आप इसराइल जाओगे, इसराइल से आप ग्रीस पहुंचोगे, तो ऐसा रूट बन जाएगा जो काफी सेफ और सिक्योर रहेगा। तो इसे नाम दिया गया था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, आईमैक। और आईमैक डेवलप होने के ऊपर काम भी स्टार्ट हो गया था, चीजों पे डेवलपमेंट पे बात स्टार्ट हो गई थी। खास बात ये देखिए, इस कॉरिडोर में सऊदी अरेबिया भी था, इसराइल भी था, जबकि इनके धूल विरोधी हैं ये। हाइफा का जो पोर्ट है उस पर अदानी ग्रुप का एक प्रोजेक्ट भी आ गया था, अभी तो अदानी ग्रुप को ज्यादा न्यूज में है। तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट की बात थी वो थी कि भाई आप इसको बाद में ग्रीस से खींच के यूरोप को कनेक्ट कर दोगे तो एक नया कनेक्टिविटी कॉरिडोर बन जाएगा, जिससे ट्रेड बढ़ेगा, इंडिया के पास ज्यादा इकोनॉमिक हेफ्ट भी आएगी। इसके अलावा इंडिया, फ्रांस और यूएई ने एक ट्रायल एग्रीमेंट किया था कि हम आपस में ट्रेड बढ़ाएंगे। तो आपको दिख रहा है कनेक्टिविटी हम ईरान के थ्रू भी और इधर भी डेवलप करना चाहते थे। हमने यूएई के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया, हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले थे जिससे हमारा व्यापार बढ़ता। लेकिन इन सब के बावजूद ये रीजन भारत के लिए एक वजह से और इंपॉर्टेंट है, भारत के कई सारे लोग, 10 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं, काम करते हैं और वहां से बहुत सारा रिमिटेंस यानी अपने घर पैसे वापस भेजते हैं। तो इंडिया की इंप्लॉयमेंट के हिसाब से भी रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कई सारे विजन फंड्स हैं, यानी ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब इनको भी पता है कि धीरे धीरे ऑयल खत्म हो रहा है, दुनिया सोलर की तरफ बढ़ रही है, कई देशों में ऑयल निकल रहा है, जैसे गयाना में मिला, जैसे म्यांमार में मिला, तो शायद ऑयल पे डिपेंडेंस कम हो जाए, तो इसलिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? जो मार्केट ग्रो कर रहा है वहीं करेंगे। कौन सा मार्केट ग्रो कर रहा है? इंडिया का मार्केट ग्रो कर रहा है। सो दे हैव स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया एज वेल। तो इसीलिए गाजा की वॉर जब शुरू हुई, इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहला सी रूट को थ्रेट होना शुरू हो गया। यहां से हाउतीज ने हमले करने स्टार्ट कर दिए, तो रेड सी से जो रास्ता था वो डिस्टर्ब हो गया, तो ट्रेड को अफ्रीका के नीचे से घूम के आना पड़ता था। ठीक है, ये रूट नीचे वाला लेने पड़ गया केप ऑफ गुड होप से, तो इससे ट्रेड को डिस्ट्रप्शन हुआ, ऑयल का डिस्ट्रप्शन हुआ, यानी ट्रेड महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया। टेंशन बढ़ने की वजह से हमारी कई चीजें, जैसे हम चबार के ऊपर काम करना चाह रहे थे, अमेरिका ने भी वहां पर थोड़ी और गर्दन हमारी पकड़नी तेज कर दी। यहाँ मैप पे देख लीजिए, गाजा स्ट्रिप और ये वेस्ट बैंक है, मैं पहले आपको बेसिक लॉजिक बता चुका हूँ। तो अब जो इंडिया अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद जो I2U2 शुरू हुआ था, आईमैक पे काम शुरू हुआ था, वो रुक सा गया है, ठप हो गया है। और इसराइल जैसे जैसे हमले किए जा रहा है, वहां पे और जो कंट्रीज हैं वो एक फर्म स्टैंड ले रही है कि वो इसराइल के साथ खड़ी नहीं हो सकती। और I2U2 में इसराइल भी पार्ट है, तो इसलिए कोई भी अरब कंट्री, चाहे यूएई हो, वो इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहेगी। तो इसलिए उसका प्रोग्रेस तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि यहां पे युद्ध शांत नहीं होता। तो I2U2 फंसा हुआ है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ईरान वाला, वो भी फंसा हुआ है। ठीक, जो हमारा चाबहार पोर्ट का काम है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा जब तक ये वॉर नहीं सुधरेगी। तो अब देख रहे हो इंडिया ईरान रिलेशंस, इंडिया इजराइल रिलेशंस भी फंसे हुए हैं। तो ये सब इसी वजह से फंसे हुए हैं क्योंकि गल्फ में एक वॉर की स्थिति बनी हुई है। तो इंडिया की इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इंडिया के ट्रेड इंटरेस्ट, इंडिया का जो ब्रॉडर इंटरेस्ट है यहां पर, ये नुकसान में है ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। तो आईमैक, INSTC, I2U2, ये 3 तो आपको मेजर कनेक्टिविटी इंस्टीट्यूशन मिल गए। ट्रेड, ऑयल प्राइसेस, इन्वेस्टमेंट, ये भी फंसा रहेगा क्योंकि उनके इन्वेस्टर्स को भी लगेगा ना भाई पहले अपना देश बचाओ फिर आगे की बात करेंगे। तो इसी चक्कर में जब तक ये वॉर होती रहेगी, ये रेड सी का जो रूट है ये जब तक एक्टिव नहीं होगा ढंग से, तब तक चीजों में ऐसी दिक्कतें होती रहेंगी। और इसीलिए लगातार जो कॉन्फ्रंटेशन हो रही है, इससे ऑयल और गैस प्राइस और बढ़ सकती है। ऑयल गैस प्राइस बढ़ेगी तो हमारे यहाँ और इन्फ्लेशन होगा। तो भारत के लिए फिस्कल मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। फिस्कल मैनेजमेंट मतलब आपको जो अपनी आमदनी है बजट में और जितना आप खर्च करते हैं उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इंडिया क्या करता है, ऑयल इंडिया करता है इंपोर्ट करने में आपको लगते हैं डॉलर्स। जब आप डॉलर्स दोगे तो आपके खर्च बढ़ रहे हैं, अब वो खर्च करने के लिए कहीं से तो आपको पैसे बचाने पड़ेंगे ना, तो उसको मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मिडिल ईस्ट में जब तक ये कहानी एक्सप्लोसिव बनी रहेगी, गाजा स्ट्रिप का ये युद्ध जब तक खत्म नहीं होगा, लेबनान जब तक इसमें फंसा रहेगा या बाकी देश जब तक इन्वॉल्व रहेंगे, यहां पर इस स्थिति में भारत के लिए कनेक्टिविटी हो, ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, हर जगह सिस्टम थोड़ा सा डिसरप्ट करता रहेगा। और इसलिए इंपॉर्टेंट है
कि न्यू दिल्ली भी ये इंश्योर करे कि उसका जो संबंध है सबके साथ बैलेंस होके चले, अरब स्टेट के साथ भी और ईरान के साथ भी, क्योंकि इंडिया अपनी पोजीशन को अभी भी क्लियर रखता है कि इंडिया पैलेस्टाइन स्टेट का समर्थक है और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके इजराइल और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे संबंध है। अभी तक आईमैक और I2U2 अर्ली स्टेज में थे तो भारत ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की नहीं थी, ऐसा कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन जो ग्रोथ के आसार थे वो ढल गए हैं। तो इसलिए एस्केलेशन होने के बाद एक बड़ा थ्रेट हो सकता है, इसलिए इंडिया को तैयार रहना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर और कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया के जो एक्सपर्ट वहां पे रहते हैं, जो रेमिटेंसेस को धक्का लग सकता है, इन्वेस्टमेंट या कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को जो धक्का लग सकता है, उसके लिए इंडिया किस तरह तैयारी करेगा। वी नीड टू हैव अ प्लान बी फॉर दीज थिंग्स एज वेल, ताकि हम तैयार रहें। अब डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब आगे हैं, चुन के राष्ट्रपति नहीं अमेरिका के, वो तो बिल्कुल ऐसे मिजाज के व्यक्ति हैं, कौन करे क्या करेगा किसी को पता नहीं है। तो हालांकि पिछले बार जब उनका पीरियड था तो रशिया भी थोड़ा शांत था, नॉर्थ कोरिया को भी शांत कराने में कामयाब रहे थे वो, चाइना को भी इन्होंने ट्रेड की धमकियां दी थी। तो हो सकता है कि शायद ईरान पे प्रेशर बढ़े अब, और ईरान पे वो प्रेशर बढ़ाते हैं तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, लेकिन वी शुड बी वेरी मच प्रिपेयर्ड कि चाहे जो भी हो हम अपने इंटरेस्ट को आगे रखें और इस कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसे। तो ये एक ब्रॉड जनरल सा आर्ग्यूमेंट इस आर्टिकल का, इसमें अलग अलग डायमेंशन में देखे, इकोनॉमिक, ट्रेड, कनेक्टिविटी, रेमिटेंस और इन्वेस्टमेंट वाले कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा हो। अब नेक्स्ट पे आर्टिकल पे आते हैं जो बात करेगा किस चीज के बारे में, टूरिज्म के बारे में। इंडिया का इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन है, आपने कुछ एड्स देखे होंगे, इनक्रेडिबल इंडिया काफी फेमस ये कैंपेन है। तो यहां इंडिया ने टारगेट किया है 100 मिलियन विजिटर का। 2023 में इंडिया में कितने विजिटर आए थे? अराउंड 90 लाख फॉरेन विजिटर्स अराइव्ड इन इंडिया। इंडिया ने कहा है कि भाई हमें 100 मिलियन का टारगेट हिट करना है। ये टॉपिक पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और आपको बता दूं कि दुनिया में टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है दुनिया में। तो टूरिज्म में एक बहुत बड़ी संभावना है भारत में, लेकिन भारत में टूरिज्म सिमट के कहां रह जाता है? भारत का एक गोल्डन ट्राइंगल है नॉर्थ में, न्यू दिल्ली, आगरा और जयपुर, या ज्यादा ज्यादा गए तो उदयपुर चले गए। नॉर्थ में लोग इतनी दूर जाते हैं, साउथ में केरला गए, कहानी खत्म। इंडिया अपनी रीच को बढ़ा नहीं पा रहा है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। वो क्या है इस आर्टिकल में डिस्कस करते हैं। इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन इंडिया की टूरिज्म कैंपेन है। अब टारगेट कितने का रखा? 100 मिलियन विजिटर। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब इसके पीछे हम पूरी तरह लग जाएं। भारत में टूरिस्ट क्यों नहीं आते? अगर मैं आपसे पूछूं ना, आप कोई अच्छी जगह फोटो खिंचा के आ जाओ, किसी को दिखाओ तो अरे भाई लग ही नहीं रहा इंडिया में, हो लग ही नहीं रहा इंडिया है, क्योंकि हमारी इमेज ही कुछ ऐसी है कि हम ही सोचते हैं कोई चीज साफ सुंदर लिख रही है इंडिया में, हो ही नहीं सकती। सो जब तक ये इमेज नहीं टूटेगी तो हम कैसे कर सकते हैं? कोई महिला आज के टाइम में अगर बाहर घूमने चली जाए तो लोग जो उसको घूरते हैं वो एक बड़ी कल्चरल समस्या है। अब कोई विदेश से आ रहा है, कोई अगर स्पेसिफिकली व्हाइट है या ब्लैक है, किसी भी कलर का, उसको इतना ज्यादा घूरा जाएगा, इट बिकेम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रमोट सच अ थिंग। तो भारत में कुछ दिक्कतें हैं जो कल्चरल है टूरिज्म को लेकर, कि एक तो हैबिट्स जो है हमारी कल्चरल हैबिट्स है। कल्चरल हैबिट्स में एक जैसे घूरने की बात आ गई, तो लोग कुछ करते नहीं है लेकिन वो घूरते हैं, तो सामने वाले को लगता है भाई हमला ना हो जाए, उसके लिए सेफ्टी कंसर्न होता है, क्योंकि उन्हें कभी आदत नहीं होती इस तरह से कोई आपको घूरे। तो इसके अलावा हाइजीन का एक बड़ा कंसर्न है। इंडिया का रिसेंटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत मजाक उड़ा है हाइजीन की वजह से। हमारे जो फूड आउटलेट्स होते हैं वहां पे हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता, ये एक बड़ी समस्या है। ठीक है, आपका एक जो वेस्ट का प्रॉब्लम है वो आपको ग्लोबली आपकी बदनामी क्रिएट करता है। सेफ्टी, हाइजीन, वेस्ट जनरेशन, ये सब एक मेजर कंसर्न है। प्लस लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनलिज्म, ये सब एस्पेक्ट है। पर मेजरली कोई टूरिस्ट जब आता है उसको चीजें सामने सामने देखने को मिलती है। ये तो कल्चरल एस्पेक्ट में हमारी हैबिट ऐसी हो गई है, तो हमें वहां कल्चरल चेंज की जरूरत है। जैसे टाउट्स हो गए जो ठगी का काम करते हैं, वो रोकना पड़ेगा हमें। और इसके अलावा एक मेजर कंसर्न ये भी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है, कि अगर इंडिया में आप कहीं से कहीं जाना चाहो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत खराब है। कई जगह उन्हें टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह ठग लेते हैं, कई जगह उनको जो एजेंट होते हैं वो ठग लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का नहीं है, कनेक्टिविटी उतनी बेहतर नहीं जितनी होनी चाहिए। एरियाज हमारे टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है। टूरिस्ट फ्रेंडली होने का मतलब उनमें 2-3 भाषाओं में बोर्ड्स लगे होने चाहिए, वहां पे टूरिस्ट सेंटर्स होने चाहिए ताकि वो टूरिस्ट वहां जाके सारी इंफॉर्मेशन ले पाए। आपका जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पार्क्स हो, चाहे वो ट्रांजिट नेटवर्क हो, कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो लाइन्स हो, रेलवे हो, बसेस हो, उनका वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए। अब जैसे इजिप्ट का एग्जांपल देता हूँ, इजिप्ट में बार बार पढ़ते हो कि अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजिप्ट में लड़ाई चल गई, ये सब हो गया, लेकिन इजिप्ट में अगर टूरिस्ट आप जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। टूरिस्ट का सेक्टर ही बिल्कुल अलग है, वो बाकी लफड़ों में नहीं पड़ते वो, क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिकली वो टारगेटेड सिस्टम रखते हैं मैनेज करने का टूरिज्म को। तो इसलिए इंडिया को ये सब चीजों पे काम करना पड़ेगा जो ब्रॉडली आपको दिक्कतें दिखती हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है? इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास हर तरह की चीजें देने के लिए, चाहे हम टेरेन की बात करें, चाहे हम वेदर की बात करें,
चाहे हम कल्चर की बात करें, आपके पास हर तरह का रिलीजन है, हर तरह की रिलीजियस हिस्ट्री है, आपके पास हर तरह का नेचुरल फेनोमिना है, हर तरह का, आप डेजर्ट से लेके माउंटेन्स, रिवर्स, हर चीज़ है, हर टोपोग्राफी है, और क्विजीन है, कल्चर है, क्विजीन है, हिस्ट्री है, मॉन्यूमेंट्स हैं। तो इसी वजह से इंडिया एक परफेक्ट कंट्री है फॉर टूरिज्म। लेकिन आज भी इंडिया टॉप 10 कंट्रीज की दुनिया में बाहर है जहां सर्वाधिक टूरिस्ट आते हैं। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मार्केटिंग नहीं, बट इंडिया के लोगों को तैयार करना। वी हैव आवर ओन कल्चरल नॉर्म्स एंड स्टीरियोटाइप्स। जब तक हम वो नहीं बदलेंगे, पैटर्न्स नहीं बदलेंगे, हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स नहीं बदलेंगे, तब तक हम इस चीज से फंसते रहेंगे। रोड तो आप बना दोगे, मान लो 4 धाम हाईवे आपने बना दिया, 4 धाम हाईवे बना दिया, भाई बंदा अमेरिका से आया, इंडिया एयरपोर्ट पे उतरा, वो एयरपोर्ट पे लोगों ने, टैक्सी वालों ने इतना परेशान किया, उसको लगा क्या होगा मेरे साथ। तो वो चीजें जो है यहाँ पर, एक तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि टूरिस्टों को ठगे ना कोई, उन्हें बहुत ज्यादा महंगा सामान बेचना या उनके साथ बदतमीजी करना नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए। और ये दिक्कत सिर्फ इंडिया में नहीं है। ये जैसे मैंने इजिप्ट की तारीफ की कि भाई वहां पर कुछ भी हो जाए टूरिज्म चलता रहता है, लेकिन वो समस्या वहां भी है कि जो टूरिस्ट वहां जाते हैं वो भी इस तरह की दिक्कतों से जूझते हैं कि भाई कल्चरल प्रॉब्लम्स बहुत झेलनी पड़ती हैं। तो उसको हमें निकालना जरूरी है। उसके लिए हमें नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप्स को बदलना पड़ेगा। इन चैलेंजेस को जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे, अपने हाइजीन पे काम नहीं करेंगे, तब तक टूरिज्म अपने पोटेंशियल पे आ नहीं सकता है। टूरिज्म का ओवरऑल वर्ल्ड का शेयर 2023 का दें तो $1.5 ट्रिलियन का टूरिज्म से कमाई देशों की हुई है। अगर इंडिया इसमें और बढ़ चढ़ के आता है तो इंडिया को न सिर्फ इस $1.5 ट्रिलियन से बहुत फायदा होगा, इसका एक बड़ा हिस्सा इंडिया आएगा, बल्कि हो सकता है इंडिया की वजह से टूरिज्म और बढ़ जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप आज खोलो किसी यूट्यूबर का पेज जो वियतनाम में है या साउथ ईस्ट एशिया गया है, तो वहां वियतनाम में क्या देखते हैं? वो 5 स्टार होटल्स देखने नहीं जाते, वो जाते हैं धान के खेतों में, या जो एग्रीकल्चर आउटपोस्ट है, विलेज टूरिज्म वहां बढ़ावा दिया जा रहा है, जो शांति है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। आपका पूरा नॉर्दर्न इंडिया, वेस्ट बंगाल, बिहार और ईस्टर्न यूपी, वहां पर इतने सारे खेत हैं। इफ यू मार्केट दम प्रॉपरली, यू कुड यूज दैट एज अ टूल ऑफ टूरिज्म। वो एक एग्जाम्पल है। हम इको टूरिज्म पुश कर सकते हैं, हम नहीं करते हैं। भितरकनिका की बात आप कर लो, आप जो हमारा डेल्टा है उसकी बात कर लो, बंगाल के पास सुंदरबन डेल्टा, आप वहां पर टूरिज्म को पुश कर सकते हो। हम उसको नहीं करते। वी नीड टू इंश्योर दैट कि वो एरियाज भी हाईलाइट हो। लेकिन वो तभी होगा ना जब आप वहां पे कुछ कंस्ट्रक्ट करोगे। अभी कोई व्यक्ति जाएगा, कोई इसको लूट लेगा, क्या फायदा वहां जाने का? तो आपके पास पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस लोगों को प्रिपेयर करना। पीपल शुड बी ट्रेन्ड एंड प्रिपेयर्ड, इंश्योर दैट सेफ्टी एंड इंश्योर द कल्चर इज देयर फॉर टूरिस्ट टू कम, और वो आए और वहां पर रह सके। तो इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर के अलावा हमें स्टीरियोटाइप के ऊपर काम करना पड़ेगा। वुमेन को एज अ ऑब्जेक्ट देखना, उनको ऑगल करना, घूरते रहना, ये एक बड़ी समस्या है और ये एक बड़ी दिक्कत भी रहती है। ठीक है, इसको निकालना पड़ेगा। प्लस गोरे रंग का जो कहते हैं ना, वाइट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो इंडियंस को ही हुआ पड़ा है वाइट्स के प्रति, कि कोई भी गोरा व्यक्ति है तो उसके पीछे फेयर स्किन विजिटर को हम कुछ ज्यादा ही फॉन करते हैं स्किन को लेकर। इसको निकालना पड़ेगा माइंडसेट से, और इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने स्कूलों में या एजुकेशन लेवल पे कुछ हद पे काम करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे फीमेल विजिटर्स को लेकर, प्लस दिस कलर जो फेनोमेना है, प्लस जैसे कोई अश्वेत है या ब्लैक है तो उनके साथ भेदभाव ज्यादा होता है वाइट्स के मुकाबले। तो वो मानसिकता को बदलने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, लोगों को पता हो, क्योंकि उन्होंने कभी फील नहीं किया कि भाई लोग ऐसे भी होते हैं। दे नीड टू बी ट्रेन्ड और दे नीड टू बी एजुकेटेड अ बिट ऑन दिस। प्लस इंडिया में बहुत सारा टेस्ट और टेक्सचर है। तो अगर आप कुजीन को अपने ग्लोबली फेनोमेना बना चुके हो, लेकिन इसको अगर आप और प्रमोट करना चाहते हो तो क्लीननेस इसका एक बेसिक फैक्ट है। ठीक है, हाइजीन लेवल आपको मैनेज करना पड़ेगा। इंडिया में कोई भी टूरिस्ट आता था, दिल्ली अगर आता था, कहते थे उसे डेली बेली हो जाएगा। डेली बेली मतलब पेट खराब, क्योंकि वहां का खाना खाओगे तो ऐसी सिस्टम होगी। यू नीड टू कंट्रोल दैट। प्लस दिल्ली जैसा इलाका, जो आपका गोल्डन ट्राइंगल जो मैंने बताया, दिल्ली, जयपुर और आगरा, ये सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया में खींचता है। वहां पर अभी दिल्ली कोई कैसे आएगा भाई? इतना पोल्यूशन है, दिल्ली वाले ही नहीं बच पा रहे। मेरा गला देख लो, आपको थोड़ा खराब सा लगेगा। सो इट इज अ प्रॉब्लम वेयर यू हैव टू इंश्योर कि भाई बेसिक एनवायरमेंट साफ रहे, मेडिकल हेल्प रहे, कहीं दंगे ना हो जाए। तो इन सभी चीजों पे अगर हम काम करेंगे तो हमारा टूरिज्म नॉर्मली इस लेवल पे डेवलप करेगा। और अगर 100 मिलियन टूरिस्ट को आपको बचाना है, तो आपको जो टारगेट है उस तक पहुंचना है, तो आपको अपने सी बीचेस, अब गोवा में टूरिस्ट आने कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि गोवा में प्राइसेस इतनी ज्यादा जैक्ड अप हो गई कि दे आर वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया।
आज के टाइम में आप अगर दिल्ली में हो या अगर आप कोलकाता में हो तो आप वियतनाम जा सकते हो, थाईलैंड जा सकते हो उसी प्राइस में, बड़े होटल्स में रह सकते हो कंपेयर टू गोवा। सो इवन फॉर इंडियन सिटीजन गोवा इज वेरी एक्सपेंसिव। तो कोई बाहर से आया उसके लिए कितना ही महंगा हो जाएगा ये। तो इसलिए लोग फिर वहां की ओर जाते हैं। हमारे हिमालयन स्टेट्स जो है वहां पर टूरिज्म थोड़ा सा घट सकता है अगर नेपाल के पास थोड़े और पैसे आ जाए या भूटान के पास थोड़े और पैसे आ जाए। भूटान तो खैर लिमिट करता है टूरिज्म को, नेपाल के पास थोड़े पैसे आ जाए, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग यू अ चीपर अल्टरनेटिव। टूरिस्ट को खासतौर पे काफी ज्यादा लूटा जाता है कुछ एरियाज में, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, वहां पर रेगुलेशन की जरूरत है। प्लस वी नीड टू इंश्योर कि हमारे जो एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री के आर्किटेक्चरल मार्वल हैं उनको हम प्रिजर्व करें, उनकी स्टोरी एक्सप्लेन करें। और जो फ्रेंच या डच टाइप के जो म्यूजिक डांस है उनके उनके भी जो एरियाज हैं उनको भी हम प्रमोट कर सकते हैं। एक एक्सपीरियंस देने की बात होनी चाहिए कि भाई कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा इंडिया का। एक्सपीरियंस मतलब यू नीड टू हैव ट्रेन गाइड्स जो उनको हर क्षेत्र के बारे में, कल्चर, क्विजीन, हिस्ट्री, हर चीज बता सके, और उससे जॉब्स भी क्रिएट होगी और इंडिया में भी और ग्लोबली भी एक बड़ा सेक्टर बन के उभरेगा। ग्लोबली तो है ही सबसे बड़ा सेक्टर ये। तो इंडिया अभी तो वर्ल्ड टॉप 10 में भी नहीं है। तो इतना बड़ा टारगेट हमें पूरा करना है तो हमें किन किन एरियाज पे काम करना है। कल्चर के ऊपर सबसे पहले स्टीरियोटाइप्स को हटाना है, अवेयरनेस लानी है। कनेक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, प्लस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हाइजीन को आप ऐड कर लो इसमें। प्लस यू नीड टू ट्रेन एंड एजुकेट पीपल सो दैट दे कैन प्रोवाइड दैट इंडियन एक्सपीरियंस। जो आपकी ऑफ बीट लोकेशन है उसको आपको मार्केट करना पड़ेगा, विलेजेस को मार्केट करना पड़ेगा, इको टूरिज्म को मार्केट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप इस तरह की चीजों को मार्केट कर सकते हो। इवेंचुअली यू कैन ऑल्सो मार्केट नीश टूरिस्ट सेक्टर्स लाइक, कई लोग भूतिया जगहों को घूमना पसंद करते हैं जहां भूत, स्पूक्ड टूरिज्म कहते हैं, स्पूक टूरिज्म नाम है इसका। जैसे भानगढ़ का किला हो गया, ऐसे लोग जाना प्रेफर करते हैं। सो यू कैन मार्केट दोज प्लेसेस एज वेल। सो दैट इज वेरी एसेंशियल कि आप उसको मार्केट करें और अपने एरियाज पे काम करें। दैट इज हाउ वी कैन अचीव दिस टारगेट इवन इफ वी वांट टू, ठीक है। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज अबाउट डेमोक्रेटाइजिंग एआई। अब एआई को डेमोक्रेटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है एआई कुछ कंपनीज के चंगुल में आता जा रहा है। तो ये पेपर 3 का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो बात करेगा कैसे एआई को डेमोक्रेटाइज किया जा सकता है एंड हाउ एआई इज इंपैक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल एंड हाउ एआई गोइंग इनटू हैंड्स ऑफ फ्यू कंपनीज, कुछ कंपनीज के कब्जे में अगर आ जाता है तो ग्लोबली क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और क्या एक तरीका हो सकता है जिससे हम एआई को डेमोक्रेटाइज करें, कुछ कंपनियों के चंगुल से इसे बचाएं। अभी एआई की अगर मैं बात करूं तो आपको नाम पता होगा क्या क्या, चैट जीपीटी, ठीक है, जेमिनाई गूगल का है, ठीक। तो ये 2-3 नाम आपको पता होंगे। एक माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है, वो आप कर लो, बट दे आर लिमिटेड। दीज 3 or 4 कंपनीज कंट्रोल द एआई, ठीक है। एक एक्स का, ट्विटर का भी अपना है, वो लिमिटेड है। पर ये जो कहानी है वो ऐसी है कि जो बिग टेक कंपनीज हैं उन्हीं के पास सारी पावर और सारा कंट्रोल आ रहा है। बिग टेक कंपनीज आर दोज कंपनीज विच हैव लार्ज एलएलएम, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स, जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे मेटा हो गई, अल्फाबेट जो गूगल की कंपनी है, मेटा जो फेसबुक की कंपनी है, प्लस आप इसमें एक्स यानी ट्विटर को भी गिन सकते हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। इन कुछ कंपनियों के पास ही सारा का सारा कंट्रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिससे कि इसको डेमोक्रेटाइज कभी कर ही नहीं पाएंगे। ये 4-5 कंपनियों के पास ही सारी पावर रहेगी और मेजरली वो सारी कंपनियां इंडिया से बाहर की हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इन कंपनीज का डोमिनेंस इसमें तोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये टूटेगा कैसे? पहले हमें समझना पड़ेगा कि अभी एआई काम कैसे करती है। एआई करती ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इनका एक डीप लर्निंग मॉडल होता है जिससे ये अपने सॉफ्टवेयर को ट्रेन करते हैं कि अगर ये चीज़ आए तो आपको ऐसे रिएक्ट करना है, ये चीज़ आए तो आप ऐसे आंसर किया जाता है। सो दे गेट ट्रेन्ड। उनको अगर कविता लिखनी है तो कविता लिखने के लिए उनको पहले कविता के पैटर्न पढ़ाने पड़ते हैं। ये पैटर्न है, आप ऐसे पढ़ सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। सो देयर इज अ सिस्टम, मैं आम भाषा में बता रहा हूँ, जिसके तहत आप एक लर्निंग मॉडल प्रिपेयर करते हो जिससे वो चीज़ों को लर्न करते हो। अब क्योंकि इन बड़ी कंपनीज के पास, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इनके पास इतना पैसा है कि दे कैन क्रिएट अ मॉडल विच इज वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड। जैसे जेमिनाई जो गूगल का एआई है, इसमें $200 मिलियन का केवल ट्रेनिंग का खर्चा है। तो जो अभी फॉर्मेट है एआई कंपनीज का वो ये है कि आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को बनाते हो, डीप लर्निंग मॉडल्स बनाते हो, जिससे वो कैपेबिलिटी बिल्ड करते हैं कि भाई इस तरह लिखो या इस तरह बोलो या ये चीज ऐसे सॉल्व करो। वो जो ट्रेन किया जाता है उसके लिए बहुत ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी पड़ती है, कंप्यूट करना पड़ता है, और कंप्यूटिंग होती है क्लाउड के ऊपर। तो क्लाउड में इतनी बड़ी लेवल पे कंप्यूटिंग अगर कोई चीज कर रही है तो उसको क्लाउड पे उतना स्पेस भी चाहिए। क्लाउड जैसे गूगल ड्राइव हो गया, तो इस तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग की जगह भी चाहिए। और
प्रोसेसिंग पावर भी चाहिए, वो हर किसी के पास नहीं है, वो कुछ कंपनियों के पास ही है। और बिग टेक कंपनीज अब ये भी कर रही हैं कि डीप लर्निंग को और बढ़ा रही है कि भविष्य में एआई बढ़ेगा तो डीप लर्निंग से ही बढ़ेगा। जितना डीप लर्निंग और इसमें इंपॉर्टेंट होता जाएगा उतना बड़ी कंपनीज का रोल हमेशा के लिए स्ट्रांग होता रहेगा, वो कभी हट ही नहीं पाएंगे। क्योंकि छोटी कंपनीज के पास कभी उतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी, कभी उतना पैसा ही नहीं होगा। और छोटी कंपनीज जो है, स्मॉलर एआई कंपनीज, वो यही कोशिश करती हैं कि वो अपना एआई मॉडल बनाए या कुछ ऐसा इनोवेट करें और किसी बड़ी कंपनी को बेच दें। सो माइक्रो कंपनीज कभी क्रिएट ही नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए कोशिश की जा रही थी कि कई देश अपने खुद के पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जिसका इस्तेमाल फ्री ओपन सोर्स हो और कोई और भी कंपनी कर पाए, ताकि छोटी कंपनी भी उसका इस्तेमाल कर पाए। जैसे इंडिया का खुद का एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल की बात की गई है, इसको पॉलिसी लेवल पे प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है ताकि देश भर की कंपनियां, दुनिया भर की कंपनियां इसका फायदा उठा सके। अभी क्या है ना कि अगर आप जेमिनाई पे जाते हो या आप गूगल के लिए कुछ काम करते हो, उनके एआई नेटवर्क पे कुछ काम कर रहे हो, तो आपको गूगल का ड्राइव स्पेस मिलेगा, आपको गूगल का क्लाउड एक्सेस मिलेगा। डेवलपर्स के लिए वहां पर कई तरह की सुविधाएं होती हैं जो छोटी कंपनीज में कभी अवेलेबल ही नहीं होंगी। तो इसलिए वहां जाना बहुत आसान है। और यहां हो ही गया है कि बिग टेक ने अभी सिस्टम स्टार्ट कर दिया है कि जो कंपनीज पहले नॉट फॉर प्रॉफिट भी हुआ करती थी, जैसे ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी शुरू किया, इनिशियली वो कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट हुआ करती थी, तो लग रहा था कुछ ओपन सोर्स बनाएगी, लेकिन ओपन एआई ने ऐसा कुछ नहीं किया, चैट जीपीटी में पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए। तो वो जो एक विजन था वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया, कुछ क्रिटिसिज्म भी उनका इसके ऊपर हुआ है। तो सीधी सी बात है, जब तक बिग टेक के पास पावर है कि वो आपको एल्गोरिदम दे सके, ज्यादा एल्गोरिदम है उनके पास, ज्यादा डेटा है फीड करने के लिए, क्लाउड सर्विसेज हैं, कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी है, तो डेवलपर्स वहीं जाएंगे और उनकी पावर और स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको तोड़ के एक नया मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। जब तक ये डेटा फीडिंग वाला मॉडल जो अभी तक चलता आ रहा है, जिसका कंट्रोल बिग टेक के पास है, बिग टेक कंपनीज के पास है, तब तक हम इसे डेमोक्रेटाइज नहीं कर पाएंगे। इसको डेमोक्रेटाइज करने का तरीका है कि पहला, गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल पे क्या करे, पॉलिसी लेवल पे आपके पास एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम होना चाहिए कि जो भी देश में कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, इंडिया क्या करती है, अटल टिंकरिंग लैब है, ठीक है। कुछ कंपनीज की अपनी लैब्स होती हैं जहां वो R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ आपके पास इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं जहां आप आकर रिसर्च कर पाओ किसी चीज पर, वहां आपको बेसिक टेक्नोलॉजी जो चाहिए वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो वैसा ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के अंदर होता है कि आपके पास बेसिक सुविधाएं वहां दी जाएंगी। लेकिन केवल वो काफी नहीं है, इसके अलावा आपको ये भी इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक डेटा इनिशिएटिव्स इंश्योर करें कि सबको डेटा का एक्सेस मिले और उनके पास भी वो क्षमता हो कि वो इंडिविजुअली बिना उन कंपनीज के पास जाए काम कर पाए। और जो अभी कॉमर्शियल कैप्चर हो रहा है, कॉमर्शियल कैप्चर क्या हो रहा है कि छोटी कंपनीज जो है वो एआई का कुछ बनाती नहीं है तो बड़ी कंपनीज को बेच देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके बाद अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास क्षमता नहीं है, तो हमें बड़ी कंपनीज के पास जाना ही होगा, क्योंकि इन देशों के, इन कंपनीज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और डेटा इंटेलिजेंस भी है जिससे मॉडल्स को ट्रेन किया जा सकता है। क्योंकि बिना ट्रेन किए तो मॉडल काम ही नहीं करेगा, और ट्रेनिंग कहाँ से लेंगे, उतना कंटेंट डेटा कहाँ से लाएंगे, वो तो गूगल के पास है या माइक्रोसॉफ्ट के पास है या मेटा के पास है। तो वो एक मेजर कंसर्न है। इसलिए अब एआई को बदलने की जरूरत है कि हम एक नया मॉडल डेवलप करें, एक नया अप्रोच लेके आए। तो यहां इनका कहना है कि बिग डेटा का जो अप्रोच है, लार्जर इज बेटर, इससे निकल के हमें एक अलग मॉडल की तरफ आना पड़ेगा। इनका कहना है कि जो मॉडल है एआई का अभी तक जो फॉलो किया जा रहा है, ये एक एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल है जिसके अंदर कॉमर्शियल सर्विलेंस की जा रही है और कई सारे पब्लिक रिसोर्सेज को वेस्ट भी किया जा रहा है। अब इसका ना क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि मान लो आपने किसी को कोई क्लासिक पढ़ा दी प्रेमचंद की, भाई प्रेमचंद ऐसे लिखते थे, एआई मॉडल ने वहां से अपने आप को ट्रेन कर दिया उस पैटर्न पे लिखने के लिए। लेकिन क्या प्रेमचंद जी के परिवार के व्यक्ति को या किसी लेखक के परिवार के व्यक्ति को कोई उसमें रॉयल्टी मिली? नहीं मिली। क्या उनसे पूछा गया? नहीं पूछा गया। सो वो सब समस्याएं थोड़ी रह रही हैं। तो अभी जरूरत है कि इनका कहना है कि हमें इससे टूट के थोड़े एक अलग सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। एआई डेवलपमेंट का एक अलग मॉडल हो सकता है जो मैकेनिज्म को समझे और अलग अलग हम हाइपोथेसिस या थ्योरीज डेवलप करें जिससे हम पता कर पाए कि किस तरह से और इन चीजों को सिखाया जा सकता है। एआई को डेवलप करने के लिए केवल डेटा फीड करने के बजाय, केवल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को फॉलो करने के बजाय, यह भी हो सकता है कि डोमेन एक्सपर्टीज और लिव्ड एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया जाए, ना कि स्टैटिस्टिकल पैटर्न का। यानी आप एआई को डेवलप करने के लिए समय दे रहे हो, नॉलेज और एक्सपीरियंस का समय दे रहे हो, थ्योरीज डेवलप कर रहे हो, उस थ्योरी से आप ये बिल्ड करते हो कि भाई क्या चीजें होती हैं, कैसे वो काम करती हैं। तो उन थ्योरीज के इस्तेमाल से आप उस
एआई प्लेटफॉर्म को ट्रेन करो, ना कि बिग डेटा से। तो इसके ऊपर ज़रा डिटेल में यहाँ बात नहीं की गई है, लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग ये थोड़ी आम भाषा की आर्टिकल है, तो यहाँ इतना ही बोलेगा कि हम चाहे तो और थ्योरीज और हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जहाँ एआई को ट्रेन करने के लिए, एआई को डेवलप करने के लिए केवल बिग डेटा जो अभी बिग टेक कंपनीज के पास है उस पर निर्भरता ना हो, हम और तरीके निकालें जिसके थ्रू हम उनको प्रिपेयर कर सकें, एआई की थ्योरी को बदल सकें और स्मॉल एआई को चैंपियन कर सके। जरूरी नहीं कि हर एआई जो है आपका हर एक तरह का काम करे, उसको किसी एक क्षेत्र में लिमिटेड करके उस एरिया की एक्सपीरियंस से उसको आप बढ़ा सकते हो, इसको और डेमोक्रेटिक बना सकते हो। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल एआई एंड फोकस ऑन थ्योरी बिल्डिंग एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक टास्क, ये तरीका हो सकता है जिससे हम एआई को आगे लेके जा सकते हैं। एक तरीका होता है जिससे एआई को हम डेवलप कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, हमें एक थ्योरी ऑफ चेंज डेवलप करनी पड़ेगी। हमें जैसे मेडिसिन या एविएशन या फोरकास्टिंग में ये थ्योरी ड्रिवन मॉडल को फॉलो करते हैं, जहां पर एक हाइपोथेसिस को पहले टेस्ट करते हैं, और इवन जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है वहां पर भी वॉल्यूम से ज्यादा थ्योरी और हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे काम करते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है, देखो हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि मान लो आप ये बोलोगे कि मैं अगर एक स्विच के प्लग में अपनी उंगली डालूं तो मुझे करंट लगेगा, ठीक है। तो रिसर्च का काम ये होता है, जो आपकी हाइपोथेसिस है उसमें क्वेश्चन होता है, क्या मैं स्विच की उस प्लग में उंगली डालूंगा तो मुझे करंट लगेगा। आपको रिसर्च के अंत में प्रूव करना होता है हाइपोथेसिस सही है या गलत है। अगर हाइपोथेसिस सही है इसका मतलब आपको करंट लगेगा, गलत है इसका मतलब नहीं लगेगा, तो हाइपोथेसिस हो गई। जब आप रिसर्च करते हो तो आप कुछ रिसर्च क्वेश्चन सेट करते हो कि भाई इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के बाद मुझे इन चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी और इन रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। नॉर्मल पैटर्न ये, तो वो यही कह रहे हैं कि rather than फीडिंग द डेटा वी शुड हैव अ हाइपोथेसिस थ्योरी बेस्ड अप्रोच, जहां हम कुछ हाइपोथेसिस सेट करें और एआई को एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप करने का मौका दें, जैसे बाकी साइंसेस के क्षेत्र में होता है, जिससे हम बिग टेक कंपनीज के जाल से बाहर निकल सकते हैं। तो हमें तुरंत अपने कोर्स को बदलने की जरूरत है। हम इतना समय नहीं निकाल सकते कि भाई क्या ये कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं डीप लर्निंग वही सही है। वी नीड टू हैव आवर ओन वे ऑफ इट, और एक ग्लोबल डेवलपमेंट कंपैक्ट जो हाल में साइन किया गया उसको और रीचेंज करने की जरूरत है। हमें डेमोक्रेटाइज करना चाहिए एआई को, और उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए कि जो बिग एआई कंपनीज कह रही हैं वही एक तरीका हो सकता है। सो यहां ये बात की गई इनके द्वारा, ठीक है। इसमें तो चलो भाई हमें ये चीज समझ आ रही है कि ये बात की गई है। अब पॉइंट आता है अगला कि मान लो आप एआई की बात कर रहे हो, तो एआई का एक अल्टरनेट वर्जन यहां इन्होंने एक्सप्लेन किया, पर क्या जब हम इसको रिवाइज करें तो आपको कितनी चीजें याद है। पहला आर्टिकल हमने पढ़ा था वेस्ट एशिया के बारे में। लेबनान में कौन सा ग्रुप एक्टिव है, कौन इसको सपोर्ट करता है, कौन से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की बात हमने की थी ईरान के लिए, कौन से प्रोजेक्ट्स की बात हमने की थी सऊदी अरेबिया या वेस्ट एशिया के लिए, कौन से फंड है, जैसे सऊदी अरेबिया का विजन फंड है, $100 बिलियन की बात वहां से इंडिया के लिए आ रही थी। तो वेस्ट एशिया किन किन चीजों के लिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या याद है आपको? कैन यू गो बैक एंड रिमेंबर कौन सा पोर्ट इंडिया डेवलप करना चाह रहा है? टूरिज्म के क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कितने टूरिस्ट इंडिया में 2023 में आए थे। ग्लोबल टूरिज्म का सेक्टर कितना बड़ा है, कितने $1 ट्रिलियन का है। इंडिया ने कितने टूरिस्ट बुलाने का टारगेट रखा है किस साल तक के लिए, क्या क्या दिक्कतें इंडिया के टूरिज्म सेक्टर में है, व्हाट कैन वी डू इन दैट, ठीक है। एआई की बात करते हैं। एआई में बिग टेक क्या होता है, क्या चेंजेस हमें करने चाहिए, क्या क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से एक स्मॉल कंपनी बिग एआई कंपनी नहीं बन पाती और अपने आप को बेच के आगे निकल जाती है। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट? सो कैन यू थिंक ऑफ दैट? अगर आपको चीजें याद है मतलब अभी डिस्कशन आपके पास है और आपने उसका मेन क्रक्स समझ लिया है, नहीं तो एक बार उन चीजों को आप रिवाइज करिए। बाकी रहा पीडीएफ और आर्टिकल के बारे में, तो आप सुमित सर का चैनल सुमित रेवड़ी ये फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर, जहां आपको सारे आर्टिकल डिटेल और भी कई चीजें मिलती हैं। और पीडब्ल्यू का पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल हमारा चैनल है, ओनली एस नथिंग एल्स, इसको आप फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर, ये लिंक है इसका। और ये अगर आप फॉलो करते हो तो यहाँ आपको सारा जो कंटेंट हमारा पीडीएफ और कई ऐसी चीजें जो आपको मिलेंगी, तो मैं आपको बोलूंगा आप दोनों ही चैनल फॉलो कर लो, काफी फायदे में रहोगे। तो ये था आज का आर्टिकल डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। एंड जो गलतियां रही हो माफ करना। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग पीडब्ल्यू ओनली आईएएस एंड हैव अ नाइस